शर्मा जी एक डॉक्टर थे। उनका छोटा सा परिवार था जिसमें वो, उनकी पत्नी केतकी, बेटा रोहन, बेटी रीमा और उनकी बहू कोमल थी। बेटे की शादी को 2 साल हो गए थे। बेटा रोहन भी डॉक्टर था, तो दोनों बाप बेटे अपना हॉस्पिटल चलाते थे। वो दोनों अधिकतर समय बाहर ही रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि घर में उनके पीछे क्या होता है। शर्मा जी की पत्नी केतकी एक पुरानी सोच वाली आधुनिक महिला थी, जिनका मानना था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और बहू का फर्ज है कि वो ससुराल में सबकी सेवा करे और किसी को शिकायत का मौका ना दे। तो वो और उनकी बेटी जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते, तब तक बहू के साथ मिलजुल कर काम करती और उन दोनों के जाते ही माँ बेटी अपने असली रंग में आ जाती। और फिर बेचारी कोमल पर जो हुक्म चलाया जाता, वो तभी खत्म होता जब तक कि दोनों पिता पुत्र घर वापस नहीं आ जाते। और फिर वही सब होता जो सुबह के समय दोनों करती थी। इससे डॉक्टर साहब को लगता कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है और सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन रोहन को कोमल हर समय उदास, दुखी और थकी सी लगती। जब वो पूछता, वो कह देती, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, जबकि सच तो ये था कि उसे आराम करने तक की फुर्सत नहीं थी। अगर घर में कोई काम नहीं होता तो उसे फालतू के काम बताए जाते थे। खैर, धीरे धीरे समय गुजरता गया और डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी रीमा के लिए लड़का देखना शुरू किया। केतकी ने कई रिश्ते इसीलिए मना कर दिए क्योंकि परिवार बड़ा था। आखिर एक परिवार केतकी को अच्छा लगा, जिसमें एक लड़का संदीप और एक बेटी राधा थी, जिसकी शादी हो गई थी। और संदीप के माता पिता, बस यही परिवार था। संदीप एक सरकारी पद पर था, इसीलिए उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। केतकी ने सोचा था कि बेटी अकेली रहेगी और राज करेगी, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर केतकी और रीमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक समय पर संदीप के परिवार वाले रीमा को देखने आए। केतकी तो उनके सामने अपनी बेटी के तारीफों के पुल बांध रही थी कि देखिए, मेरी बेटी ने ये सब कढ़ाई की है, ये घर जो सजाया गया है वो रीमा ने ही किया है, स्नैक्स और गुलाब जामुन भी उसी ने बनाए है। ये सब सुनकर संदीप की मम्मी अनुपमा को लगा कि वाकई लड़की बहुत होशियार है, लेकिन सच तो ये था कि सब कुछ उनकी बहू कोमल ने किया था। खैर, संदीप के परिवार वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और रीमा को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म करके वो लोग चले गए और कहा कि पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख बता देंगे। जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई, जो 2 महीने बाद की थी। अब रीमा को थोड़ी चिंता होने लगी कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना ही नहीं आता था, उसको सिर्फ चाय बनानी आती थी। एक दिन वो अपनी भाभी कोमल से बोली कि भाभी, आप मुझे किचन का काम सिखा दो। तभी केतकी वहाँ आई और बोली, बेटा, तू क्यों परेशान होती है? तू घर के काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए बनी है। ये सब काम तुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। रीमा बोली, मम्मी, अगर मेरी सास ने मुझे काम करने को बोला तो मैं क्या करूँगी? तब केतकी बोली कि तुझे खीर और हलवा तो बनाना आता है। रीमा बोली, हाँ, तो बस ठीक है, अपनी पहली रसोई में तू यही चीज़ें बना देना। फिर तो तू संदीप के साथ दूसरे शहर में रहेगी, तब अपनी मर्जी चलाना और अपने पति को काबू में रखना। अब तो केतकी जब देखो तब रीमा को किस तरह संदीप को अपने बस में करना है, कैसे उससे अपनी जिद मनवानी है, यही सब बातें सिखाती रहती। कोमल ये सब सुनती तो उसे बड़ा दुख होता कि ये तो रीमा का घर बसने से पहले ही तुड़वा रही हैं, पर वो कर भी क्या सकती थी, इसीलिए चुप रही। जल्दी ही रीमा की शादी का दिन भी आ गया और वो दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंची। वहां उसका खूब स्वागत हुआ और सबने सराखों पर बिठाया। ये देखकर रीमा को लगने लगा कि मम्मी सही कहती थी। सभी रस्मों के बाद जब रीमा को उसकी नंद उसके कमरे में छोड़ने गई, तो उसने देखा कि कमरा सजा हुआ था। अभी वो कमरे की सजावट देख ही रही थी कि तभी कमरे में संदीप आ गया और दरवाज़ा बंद करने लगा। रीमा उसे देखकर शर्मा गई। तभी संदीप उसके करीब आया और बोला, रीमा, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे परिवार वालों को दिल से अपना लो और उनके दिलों में जगह बनाओ। रीमा बोली, मैं कोशिश करूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर संदीप बहुत खुश हुआ और रीमा को अपनी बाहों में कस लिया। जब रीमा की आंख खुली तो सुबह के 5 बजे थे। वो मम्मी की बात याद करके जल्दी से उठी और नहाकर तैयार होकर नीचे अपनी सासू माँ के पास गई और उनके पैर छुए। तो उसकी सास अनुपमा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुमको सबके लिए खाना बनाना है। रीमा चौंक गई पर खुद को संभाल कर बोली, मम्मी जी, आप बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। अनुपमा बोली, छोले तो रात में मैंने भिगो दिए थे,
तो तुम ऐसा करो कि छोले पुलाव, कचौरी, मिक्स सब्जी, बूंदी का रायता, सलाद और खीर बना लेना। रीमा बोली, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद नंद आई और बोली कि भाभी, मम्मी ने कहा है कि मैं आपकी मदद कर दूं और ये बता दूं कि कौन सा सामान कहाँ है। रीमा बोली, आप बस सामान बता दीजिए, बाकी मैं सब कर लूँगी। नंद सब बताकर चली गई। अब रीमा को इस समय कुछ नहीं सूझता है, तो उसने झट से अपनी मम्मी केतकी को फ़ोन कर दिया और बोली, मम्मी आपने तो कहा था कि मुझे खीर और हलवा बनाने के लिए कहा जाएगा, पर यहाँ तो मुझे 15 लोगों का खाना, वो भी छोले पुलाव, कचौरी, खीर, रायता, सलाद सब कुछ बनाना है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बस खीर, सलाद और कचौरी बनाना आता है। तभी केतकी बोली कि तुम बाकी चीज़ें किसी होटल से ऑर्डर कर लो। रीमा बोली, वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं अभी छोले पुलाव और रायता ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को कह दूंगी कि वो पीछे के दरवाजे से आए। इतना कहकर रीमा जल्दी से ऑर्डर करने लगी तो उधर से जवाब आया कि आपका ऑर्डर आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अब रीमा ने गैस ऑन करके एक पर छोले चढ़ाए और दूसरे पर दूध रखकर खीर बनाने लगी और साथ ही कचौरी का आटा भी गूंथने लगी। जब कुकर में 5 सीटी आ गई तो वो गैस बंद करके सलाद काटने लगी और फिर कचौरी के लिए लोई भी बना ली। इधर खीर भी बन गई थी और रीमा ने उसमें बादाम, काजू, इलायची, सूखा नारियल डालकर गैस बंद कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और डिलीवरी वाले ने कहा कि मैडम आपका ऑर्डर कहाँ देना है, मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। तो रीमा ने किचन की खिड़की खोलकर देखा तो उसे डिलीवरी वाला दिखाई दिया। उसने फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे ठीक सामने वाले घर की खिड़की खुली है, उसी में तुम्हें ऑर्डर पहुँचाना है। डिलीवरी वाले ने रीमा को ऑर्डर देकर उससे पैसे लिए और चला गया। इधर रीमा ने जल्दी से पैकेट खोलकर सारा खाना बड़े बर्तनों में पलटकर इस तरह कर दिया मानो कि सब कुछ पककर तैयार हो गया। अब रीमा ने सारे पैकेट को एक पॉलीथीन में रखकर किचन में ही छिपा दिया और कचौरी तलने की तैयारी शुरू कर दी। जब रीमा कचौरी बनाने की तैयारी कर रही थी तभी अनुपमा और राधा किचन में आई तो देखा कि सारा खाना तैयार है और कचौरी बेली हुई रखी हैं। तो उन्होंने राधा से कहा कि चलो बेटा, तुम खाना टेबल पर लगवाओ और सबको खाने के लिए बोलो, और बेटा तुम कचौरी तलना शुरू करो। जल्दी ही सब लोग खाना खाने बैठ गए और खाने लगे। सब रीमा की तारीफ कर रहे थे, नई बहू को नेक दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया। रीमा अपनी चतुराई पर बहुत खुश थी। अपने कमरे में जाकर उसने केतकी को फ़ोन करके सारे दिन की घटना की जानकारी दी। रीमा की शादी को 1 महीना हो गया था और सभी मेहमान भी चले गए थे। रीमा सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती और नाश्ता भी बना लेती। फिर उसके बाद वो कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाती कि उसकी सास को ही दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता। कभी वो पेट का या फिर बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में लेटी रहती और मम्मी जी पहले की तरह घर का काम करती रहती। लेकिन उन्होंने रीमा पर कभी कोई सख्ती नहीं की। वो तो उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसकी खुशी का ध्यान भी रखती। हालांकि उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि रीमा को वो जब भी खाना बनाने के लिए कहती तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है और बाकी काम भी बस जैसे तैसे खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। जबकि अनुपमा जी चाहती थी कि रीमा उनके पास बैठे और उनसे बात करे, लेकिन वो अपने कमरे में लेटी लेटी मायके में अपनी मम्मी से बात करती रहती। अनुपमा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हर समय फ़ोन पर किससे बात करती रहती है। एक दिन जब वो रीमा के कमरे के सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने सुना कि रीमा अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने संदीप से कहा था कि वो अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा ले, पर वो नहीं माने और बोले कि अगर हम चले गए तो माँ पापा अकेले रह जाएंगे। और इसके बाद मैंने भी अपना व्यवहार माँ जी के लिए रूखा कर लिया। पर वो तो बहुत ही अच्छी है, मेरी किसी भी गलती या बात का बुरा नहीं मानती और संदीप से या पापा जी से मेरी शिकायत भी नहीं करती, जैसा कि आप भाभी की करती हो भैया से। फिर भी मैं जब तक संदीप और पापा जी घर में रहते हैं तब तक काम करती हूँ और उसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर सीधे अपने कमरे में आ जाती हूँ। और हाँ मम्मी, मैं उनके पास भी नहीं बैठती और ना ही बात करती हूँ। वो अकेले ही सारा घर संभालती हैं। मैं बस संदीप के वापस लौटने से थोड़ी देर पहले ही नीचे जाकर काम करने का और थकान का नाटक करती हूँ, ताकि संदीप को लगे कि मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। ये सुनकर अनुपमा की समझ में आ गया था और वो जान गई कि रीमा ये सब अपनी मम्मी के कहे में आकर कर रही है। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सब काम पहले की ही भांति करती रहीं। लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी थी कि संदीप का घर कहीं उसकी सास की वजह से टूट ना जाए।
उन्हें लगता था कि रीमा अच्छी लड़की है, बस उसे सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। पर कैसे, इसका जवाब उनके पास नहीं था। धीरे धीरे संदीप की शादी को 1 साल हो गया और रीमा चाहती थी कि उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी हो और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाए। संदीप ने अपने माँ पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम तो वैसे भी तुम दोनों को सरप्राइज़ पार्टी देने ही वाले थे और तुम्हारी माँ ने तो सब इंतजाम पहले ही कर लिया था। ये देखो, इनविटेशन कार्ड, गेस्ट की लिस्ट, खाने का मेन्यू और सजावट की बुकिंग भी कर दी है। अब तुम रीमा को ये खाने का मेन्यू और मेहमानों की लिस्ट दिखा दो। उसे कुछ चेंज करना है या जोड़ना हो तो वो कर देगी, फिर हम इसे फाइनल करके भेज देंगे। रीमा को इन सब की कोई आशा नहीं थी कि सासू माँ पापा जी खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसे तो बहुत ही हैरानी हो रही थी और साथ ही खुशी भी कि चलो अब सब घर वालों से मिलना हो जाएगा। वैसे रीमा अपने मायके महीने में 1 बार तो जरूर जाती थी, जिसे उसकी सास ने कभी नहीं रोका। अनुपमा भी उनके घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक थी, इसीलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी वाले दिन रीमा ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था, तो केतकी अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे तक आ गईं। केतकी और रीमा कमरे में बैठकर बातें करने लगी। संदीप, उसके पापा, रीमा के भैया और पापा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अनुपमा किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। कोमल ने देखा कि अनुपमा जी किचन में अकेली काम कर रही हैं, तो वो उनके पास जाकर बोली, आंटी जी आप बुरा ना माने तो आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अनुपमा को कोमल की बात सुनकर अच्छा लगा और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और कोमल को काम करते हुए देखने लगी। कितनी कुशलता से वो सब काम कर रही थी और साथ ही किचन का सारा सामान भी रखती जा रही थी। अनुपमा की अनुभवी नज़र ताड़ गई कि कोमल कुछ उदास सी थी। उन्होंने कोमल से पूछा कि कोमल बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सासू माँ घर में कुछ काम करती हैं या नहीं? तुम ही सारा काम करती हो। कोमल एकदम से घबरा गई और अटकते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, सासू माँ और मैं मिलकर घर का काम करते हैं। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हो? तो अनुपमा जी बोली, क्योंकि रीमा तो हर समय सुबह से शाम तक बस अपनी मम्मी से ही बात करती रहती है। उसके पास मुझसे बात करने का समय ही नहीं है और ना ही घर के काम करने का। मुझे तो आदत है काम करने की, तो मैं तो सारा समय काम ही करती हूँ। पर मुझे लगता है कि शादी से पहले भी रीमा घर का कोई काम नहीं करती होगी। तभी तो जब भी खाना बनाने का समय होता है वो कोई न कोई बहाना बना देती है और अब तो मैंने भी उससे खाना बनाने के लिए कहना बंद कर दिया है। वो तो बस इस घर में भी अपनी मम्मी के कहे अनुसार काम करती है। जितना वो कहती हैं उतना ही काम करके वो अपने कमरे में चली जाती है। कोमल को इन सब बातों की जानकारी थी, पर वो अपने मुंह से अपने घर की कोई बुराई नहीं करना चाहती थी। इसीलिए बस वो आंसू भरी आंखों से अनुपमा की तरफ देखने लगी। माँ जी ने जब कोमल की ये दशा देखी तो वो सब कुछ समझ गई और बोली, माफ़ करना बेटा, मैं भी अकेली पड़ गई हूँ। किससे अपने दिल की बात करती, तुम्हारे सामने दिल का हाल रख दिया। पर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही है, तो क्यों ना हम और तुम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। कोमल ने अनुपमा जी की तरफ देखा, फिर अनुपमा जी बोली कि इस समस्या का एक ही हल है कि जैसे को तैसा। मतलब अब तुम भी अपने पति और ससुर के सामने घर का काम करोगी और उनके घर से जाते ही तुम अपने कमरे में जाकर मुझसे बात करना शुरू करना। और हाँ, तुम मुझे मम्मी कहकर ही बुलाना, जिससे केतकी जी को लगे कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो, और मैं तुम्हें राधा कहकर बुलाऊंगी, जिससे रीमा को लगे कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर उन्होंने कोमल का फ़ोन नंबर ले लिया। कोमल अनुपमा से कहती है कि आंटी जी, मैं तो मम्मी जी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, पर मैं रीमा दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो बात अलग है कि उन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। एक बात कहूँ आंटी जी, रीमा दीदी तो चाहती थी कि वो घर का काम सीख लें, पर मम्मी जी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि वो उनके कहे अनुसार काम करने लगी। मैं उनको सुधारने के लिए आपकी बात मानूंगी, चाहे मुझे मम्मी जी की कितनी भी डांट क्यों ना खानी पड़े। अनुपमा बोली, तो ठीक है, अब बाहर चलते हैं और परसों से अपना काम शुरू करेंगे। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर रात की पार्टी अटेंड करके संदीप की ससुराल वाले अपने घर चले गए। रीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बहुत सी बातें बताकर गई थी घर से अलग होने की, तो वो मन ही मन खुश थी कि इन बातों पर एक दिन बाद अमल करेगी।
लेकिन एक दिन बाद जब वो सुबह किचन में गई तो उसने देखा कि अनुपमा जी किचन में नहीं है और चाय भी नहीं बनी थी। तो उसने सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। उसके बाद उसने जल्दी से नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और नाश्ता भी बना लिया। तभी संदीप आया और बोला, रीमा माँ को तेज बुखार है तो तुम उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना और टाइम से दवाई दे देना। पापा शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर संदीप अपने पापा के साथ चला गया। इधर रीमा ने अनुपमा जी के कमरे में जाकर देखा कि क्या माँ जी को सच में बुखार है या नहीं। अनुपमा जी को सचमुच तेज बुखार था और वो बिस्तर पर लेटी थी। तब रीमा ने बड़े बुझे मन से झूठी मुस्कान के साथ माँ जी से उनकी तबीयत पूछी और उन्हें नाश्ता करवाकर दवाई दी। फिर अपने कमरे में आकर अपनी माँ केतकी को फ़ोन किया। केतकी ने फ़ोन उठाकर गुस्से वाली आवाज़ में पूछा कि कौन बोल रहा है। तो रीमा बोली, मम्मी क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो। तो केतकी बोले, अरे तू है, आज इतनी जल्दी फ़ोन कैसे किया। तो रीमा ने अपने घर की सुबह की घटना बता दी। फिर बोली, आप गुस्सा क्यों हो। तो केतकी बोली कि आज कोमल को पता नहीं कैसे पेट में दर्द हो रहा है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। समझ नहीं आता कैसे करूं, अब तो आदत ही नहीं रही। पता नहीं ये कोमल अकेली कैसे सब कर लेती है। दोनों माँ बेटी देर तक बात करती रहीं। तभी रीमा बोली, मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है और बाकी काम भी पड़े हैं। तो केतकी बोली, तेरी बातों के चक्कर में मैं भी घर के काम भूल गई, अब फ़ोन रख। इतना कहकर केतकी ने फ़ोन रख दिया और किचन के साथ साथ घर की सफाई में लग गई। कई सालों बाद घर के काम करने में केतकी को बड़ी उलझन और थकान लग रही थी, पर क्या करती, करना तो था ही। मदद के लिए भी कोई नहीं था। इधर रीमा का भी यही हाल था। वो तो बस सुबह शाम थोड़ी देर किचन में काम करती थी, बाकी सारा काम तो अनुपमा करती थी। पर आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। जैसे तैसे उसने काम खत्म किया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ, पर टाइम देखा तो दोपहर का 1 बजा था। उसने झटपट खिचड़ी प्लेट में निकाली और पानी लेकर माँ जी के कमरे में जाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और फिर दवाई भी दी। उसके बाद उनका हाल चाल पूछकर वो किचन में गई। उसे भूख लगी थी तो उसने खाना तो नहीं बनाया था, इसीलिए बची खिचड़ी अचार के साथ खा ली और आराम करने अपने कमरे में गई। सोचा कि आराम करूंगी, पर जैसे ही लेटी तो संदीप का फ़ोन आ गया। उसने माँ जी के बारे में पूछा और बोला कि पापा 4-5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर रीमा ने घड़ी देखी तो 2 बजे थे। उसने थोड़ा आराम किया और फिर लेटे लेटे शाम के काम की प्लानिंग करने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूँगी कि क्या बनाना है तो काम आसान हो जाएगा। उधर केतकी भी काम करते हुए थककर चूर हो गई थी, तो उसने भी खिचड़ी कोमल को खाने को दी और खुद भी खाई, फिर आराम करने लगी। जब रीमा और केतकी अपने अपने घरों में काम कर रही थी तो कोमल और माँ जी आराम से फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर रही थी। कोमल बोली कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी जी अकेले काम कर रही हैं। तो फिर अनुपमा जी बोली, क्या मुझे अच्छा लग रहा है रीमा को सारा काम करते देखकर, लेकिन दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब कुछ दिन करना पड़ेगा। तब कोमल बोली, ठीक है आंटी जी, कितने दिन पेट दर्द का नाटक करूँगी। एक दिन तो रोहन और मम्मी जी मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो अनुपमा जी बोली कि तुम उस समय शहर की लेडी डॉक्टर मिसेस गुप्ता का नाम ले देना, बाकी वो सब मैं देख लूँगी। कोमल बोली, क्या मिसेस गुप्ता आपको जानती हैं। तो अनुपमा जी बोली कि वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैंने अपनी योजना के बारे में उन्हें बता दिया है, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। और तुम्हारे अंकल जी हमारी योजना जानते हैं, मैं कोई बात उनसे नहीं छिपाती, उन्हें बताकर ही मैंने ये योजना बनाई थी। तब कोमल बोली, तो ठीक है, अब मुझे तसल्ली है। अनुपमा जी बोली कि मैं तो हफ्ते भर बुखार का नाटक करूँगी, फिर देखती हूँ कि रीमा में कितना बदलाव आया। कोमल बोली, ठीक है, जैसा आप और अंकल जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो अनुपमा जी बोली कि तुम रोहन को सब कुछ क्यों नहीं बता देती। आंटी जी, मैं माँ बेटे के बीच दरार नहीं डालना चाहती। अगर उन्हें दीदी और मम्मी की सच्चाई बता देती तो उन्हें बड़ा दुख होता। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी तरह रोहन को मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझाऊंगी। कोमल बोली, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर कोमल ने फ़ोन रख दिया। करीब 1 हफ्ता हो गया अनुपमा जी का बुखार ठीक नहीं हो रहा था। कहाँ तो रीमा ने सोचा था कि 1-2 दिन में माँ जी ठीक हो जाएंगी। अब 1 हफ्ते से लगातार योजना बनाकर घर का काम करने से रीमा को काम करने में आसानी होने लगी
और काम में बिजी होने के कारण वो केतकी से भी कम बात कर पाती थी। यदि केतकी का फ़ोन आ भी जाता तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछकर फ़ोन काट देती थी। इधर केतकी ने देखा कि कोमल का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो उसने रोहन से कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा दो। तब रोहन बोला कि क्यों ना मैं कोमल को मिसेस गुप्ता को दिखा दूं, वो बहुत ही अच्छी गाइनोलॉजिस्ट हैं। केतकी बोली किसी को भी दिखाओ पर इसे जल्दी ठीक करो। रोहन कोमल को लेकर मिसेस गुप्ता के पास गया तो उन्होंने कोमल का चेकअप करके बताया कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और बच्चे की ग्रोथ के लिए उसे पूरे समय बेड रेस्ट करना होगा। जबकि केतकी को पता चलता है कि कोमल माँ बनने वाली है तो वो बहुत खुश हुई, और जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर ने कोमल को कमजोरी की वजह और बच्चे की ग्रोथ के कारण पूरे समय आराम के लिए बोला है, तो वो परेशान हो गई कि मैं अकेले कैसे सब काम करूँगी। उसकी परेशानी को कोमल समझ गई और बोली कि मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं धीरे धीरे आपके काम में मदद कर दूँगी। तब केतकी बोली नहीं रहने दो, मैं सब संभाल लूँगी। तब कोमल ने रोहन से कहकर दिन भर के लिए एक काम वाली का इंतजाम कर दिया और केतकी से कहा कि मम्मी अगर आप कहें तो खाना बनाने वाली भी लगवा देते हैं। आपको काम करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूं और आप काम करें। तो केतकी को कोमल के द्वारा अपनी चिंता करते देख अच्छा लगा, लेकिन फिर वो बोली कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और अगर हाथ पैर ना चले तो बहुत सी बीमारी जकड़ लेती हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, खाना ही तो बनाना है, वो मैं बना लूँगी। और अब तो ऊपर के कामों के लिए तुम लोगों ने काम वाली लगा ली है, तो उससे मुझे बड़ी मदद मिल गई है। केतकी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि देखो ये है जो शादी करके हमारे परिवार को अपना मानती है, और एक मैं हूँ जिसने इस पर न जाने कितने जुल्म किए, लेकिन इसने कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया और सब कुछ सहती रही। कभी मेरी शिकायत रोहन से नहीं की। अगर ये चाहती तो रोहन से कहकर अलग हो सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और उधर मेरी बेटी रीमा थी जो रोहन की शादी से पहले मेरे साथ घर के किसी काम में मदद नहीं करती थी, और एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो कैसे रो रो कर एक समय का खाना बनाया था। गलती मेरी ही थी जो मैंने कभी रीमा को सख्ती के साथ काम करने को नहीं कहा और ना ही सीखने को कहा। जब वो खुद कोमल से खाना बनाना सीखने के लिए कह रही थी तो मैंने ही उसे मना किया। वो तो थोड़ा बहुत काम चलाऊ खाना बनाना जानती थी, वरना उसे आता ही क्या है। पता नहीं उसकी सास ने उसके साथ 1 साल कैसे गुजारा होगा। केतकी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने रीमा को ससुराल में अलग होने और सबका दिल जीतने के बजाय सबको दुखी करने की सलाह देती रही। आज कोमल के इस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपनी बेटी को कभी गलत सलाह देकर उसका घर टूटने नहीं दूंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद केतकी कोमल के कमरे में गई और बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का जब भी मन करे तो कहने में संकोच ना करना, और हाँ मैं आज ही तुम्हारे लिए मेवे वाला लड्डू बनाती हूँ। मेरी सास ने मुझे खिलाए थे जब रोहन होने वाला था। कोमल ये सुनकर हैरान रह गई कि मम्मी जी के व्यवहार को क्या हो गया। तभी केतकी बोली, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, और रीमा भी मेरे व्यवहार का अनुसरण करती रही और मैं उसे बढ़ावा देती रही। मैंने ये नहीं सोचा कि कल को वो पराए घर जाएगी तो उसे भी मेरी जैसी सास मिल सकती है और उसका बसा बसाया घर उसकी खुद की गलती से टूट सकता है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों रीमा की ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देती रही, जबकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बल्कि अगर रीमा मुझसे अपनी ससुराल की समस्या कहती तो मुझे उस घर में एडजस्ट करने के लिए कहना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। कोमल केतकी के प्रायश्चित करते देख समझ गई कि मम्मी को अपनी गलती समझ आ गई है और अब ये बदल भी गई हैं, तो मुझे इन्हें अपनी योजना बता देनी चाहिए। मगर फिर कोमल ने सोचा कि पहले आंटी जी से सलाह ले लेती हूँ। तब कोमल बोली, मम्मी जी मुझे पकौड़ा और चाय पीने का मन है। तो केतकी एकदम चहक कर बोली, देखो तो सही, मैं तुमसे कहने आई थी और अपनी बातों में लग गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर केतकी किचन में चली गई। उधर कोमल ने फौरन आंटी जी को फ़ोन किया और पिछले 2 दिनों की सारी बातें बता दी। तब रीमा की सास बोली, कोमल पहली बात कि तुम माँ नहीं बनने वाली हो। मैंने ही डॉक्टर को कहा था कि जब कोमल आए तो उसे यही बात कहना। तब कोमल बोली, लेकिन आंटी जी वो चेकअप वो तो रोहन को दिखाने के लिए किया था,
कोमल परेशान होकर बोली कि आंटी जी, मैंने जब खुद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जब आपके यहाँ पार्टी में आई थी उससे 2 दिन पहले, तो वो टेस्ट पॉजिटिव था। और मैं रोहन को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन हम सब पार्टी में आपके घर गए और फिर वहाँ आपने अपनी योजना बताई, तो मैं इन सब के कारण रोहन को बताना भूल गई थी। ये सुनकर अनुपमा जी बोली कि तुम एक बार फिर से टेस्ट करो। तो कोमल बोली कि जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो घर आकर मैंने टेस्ट किया था, तो वो भी पॉजिटिव आया। तो आंटी जी एकदम खुश हो गई और बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन कोमल एक बात तो है कि तुम्हारी सास को अब अपनी गलती का सच में पछतावा हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें अब अपनी योजना खत्म कर देनी चाहिए। तो कोमल बोली कि आंटी जी, मम्मी तो अपनी गलती समझ गई हैं और उनका व्यवहार भी बदल गया है, लेकिन अभी दीदी को बदलना जरूरी है। तब अनुपमा जी बोली, अरे मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे रीमा को भी सही रास्ते पर लाना है। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और एक बार फिर से मेरी डॉक्टर सहेली के पास चली जाना। मैं उसे फ़ोन पर सब बता दूंगी और वो तुम्हारा ठीक से चेकअप करेगी। कोमल बोली, ठीक है, पर आप मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर करना। इतना कहकर कोमल ने फ़ोन रख दिया। उसने सोचा कि जिस दिन रीमा दीदी का व्यवहार ठीक हो जाएगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और मैं तब तक इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। थोड़ी देर बाद केतकी पकौड़ा और चाय ले आई, साथ में खट्टी मीठी 2 तरह की चटनी थी। तब कोमल और केतकी ने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी और पकौड़े खाए। उधर रीमा को घर के काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस बीच उसने केतकी को जब भी फ़ोन किया, दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दिया। अब रीमा को भी सारे समय खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने अब प्लानिंग बनाकर काम करना सीख लिया था और इस वजह से वो घर का सारा काम बड़ी सरलता से पूरा कर लेती थी और अब उसके पास आराम करने के लिए काफ़ी समय बच जाता था। लेकिन अब उसे ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो माँ जी के पास जाकर बैठ जाती और उनसे उनकी तबीयत पूछती या फिर उनके साथ बैठकर टीवी देखती। ये देखकर माँ जी को भी लगने लगा कि रीमा भी सही रास्ते पर धीरे धीरे आ रही है। एक दिन रीमा बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अनुपमा जी बोली, किस लिए? माँ जी, मैंने आपको बहुत परेशान किया और सबका दिल दुखाया। इस घर और आपको अपना कभी नहीं समझा और हमेशा अपनी मम्मी के कहे अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करती रही। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी कभी मेरी शिकायत संदीप या पापा जी से नहीं की और ना ही मेरे मायके वालों को कभी अपशब्द बोले। बल्कि जब वो लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था। रीमा अपनी सास के सामने बैठकर पहली बार अपने दिल की बात कह रही थी और साथ ही उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग रही थी। अनुपमा भी तो यही चाहती थी कि वो सुधर जाए और इस घर को अपना ले और खुशी खुशी अपने घर को संभाले। लेकिन अभी दोनों के बीच माँ बेटी और दोस्ती का रिश्ता बनना बाकी था। इसीलिए अनुपमा जी ने रीमा को समझाया कि देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था और अपने बेटे के लिए पसंद किया था, तभी से तुमको अपनी बेटी मान लिया था और एक माँ अपनी बेटी से कभी नाराज नहीं होती और गलती होने पर उसे समझाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तुम मुझसे एक वादा करो। रीमा बोली, वो क्या? तो अनुपमा जी बोली कि अगर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी होगी तो तुम सबसे पहले मुझसे कहोगी। हम घर की बात घर में ही आपस में सुलझा लेंगे। रीमा बोली, ठीक है माँ जी, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? बेटा, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की तो माफ़ी किस बात की? हाँ, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर लड़की समझदार होती है तो ससुराल के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी समस्या को सुलझा देती है। लेकिन अगर लड़की नादान है तो वो ससुराल की हर बात को अपने मायके में अपनी मम्मी से शेयर करती है और अगर उसकी मम्मी समझदार हैं तो वो उसे यही सलाह देंगी कि बेटी, अब वही घर तुम्हारा है और तुम्हें अपनी समस्या आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। और अगर लड़की की मम्मी ने गलत सलाह दी और लड़की उस सलाह पर अमल करती रही तो वो दिन दूर नहीं होता जब लड़की का बसा हुआ घर टूट जाता है। इसीलिए कभी भी मायके वालों को लड़की के घर में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। रीमा की समझ में सारी बात आ गई थी और फिर बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रीमा उठी और बोली, माँ जी, क्या आप चाय के साथ कुछ अटपटा खाना चाहेंगी? तो माँ जी बोली, यहाँ पर क्या बनाएगी? तो रीमा बोली, आलू की कचौड़ी। तो माँ जी बोली, ठीक है, ऐसा करो, अभी तुम्हारे पापा और संदीप भी ऑफिस से आते होंगे तो सबके लिए चाय पकौड़ा बना लो।
रीमा किचन में चली गई और अनुपमा सोचने लगी कि रीमा इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ा बचपना है। जल्दी ही सबकी बातों में आ जाती है, अपना फैसला खुद नहीं ले पाती। बस इसकी इसी कमी को दूर करना होगा और अब मुझे अपनी बीमारी का नाटक भी खत्म करना होगा। अगले दिन से माँ जी और रीमा मिलकर घर का सारा काम झटपट कर लेती। फिर माँ जी रीमा को कभी बाजार, कभी मूवी देखने, तो कभी घर पर ही नई नई डिश बनाना सिखाती और घर की कई ज़रूरी बातें सिखाती। देखते ही देखते रीमा बिल्कुल बदल गई थी। अब एक संस्कारी जिम्मेदार बहू बन गई थी। रीमा अब केतकी को फ़ोन भी कभी कभी करती थी। इधर केतकी भी रीमा को जब फ़ोन करती तो कभी भी गलत सलाह नहीं देती, बल्कि उसे कहती कि ससुराल में सबका दिल जीतना और सबको खुश रखना। इधर कोमल ने एक दिन केतकी से कहा, मम्मी अब मुझे बिस्तर पर आराम करते 15 दिन हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर को दिखा दूं, ताकि वो हमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में ठीक से बता सकें। केतकी को बड़ा अच्छा लगा कि कोमल को अपने बच्चे की कितनी परवाह है, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो और आज हम दोपहर में चलेंगे। दोपहर को केतकी कोमल के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। तब केतकी ने डॉक्टर को नमस्ते करते हुए कोमल का चेकअप करने को कहा। अब की बार डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले कोमल ने अनुपमा जी को फ़ोन कर दिया था और उन्होंने अपनी सहेली डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया था कि इस बार ठीक से चेकअप करना है। जब डॉक्टर ने कोमल का चेकअप किया तो वो सच में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने केतकी को बधाई देते हुए कहा कि आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन आपको कोमल का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये और इसका होने वाला बच्चा कमज़ोर है। इसीलिए आप कोमल के खाने पीने का ध्यान रखें। और हाँ, कोमल को सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत घर का काम भी करना होगा, ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो। और आप हर महीने रूटीन चेकअप जरूर करवाना। इतनी सलाह देने के बाद डॉक्टर चुप हो गई। तब केतकी डॉक्टर को थैंक्स कहकर कोमल को साथ लेकर घर आ गई। वो रास्ते से फल भी लेती आई। घर आकर उसने कपड़े बदले और फिर फल काट कर कोमल को खाने को दिए। अब कोमल भी केतकी के साथ घर के कामों में मदद करने लगी थी। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी। केतकी ने डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद रीमा को खुशहाली दी कि तुम बुआ बनने वाली हो। ये खबर सुनकर रीमा खुशी से झूम उठी और फ़ोन पर ही कोमल से बात करने लगी। आज पहली बार कोमल और रीमा ने फ़ोन पर बात की। रीमा बोली, भाभी कैसी हो और आपको कैसा महसूस हो रहा है? तब कोमल बोली कि तुम तो आई नहीं, जब आओगी तब बताऊंगी। इस पर रीमा बोली कि मैं माँ जी से पूछकर जल्दी आपसे मिलने आती हूँ। जब रीमा ने अपनी सास को ये बात बताई तो अनुपमा जी बहुत खुश हुई और वो रीमा के उत्साह को देखते हुए बोली कि बेटी, तुम्हारे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो तुम आज शाम को ही संदीप के साथ अपने मायके चली जाओ। तब रीमा बोली, नहीं माँ जी, मैं आपके साथ जाऊंगी। जब रीमा इतना जोर देने लगी तो वो चलने को तैयार हो गई। फिर अगले दिन दोनों जल्दी ही कोमल के घर के लिए निकल गईं। जाने से पहले रीमा ने केतकी को फ़ोन कर दिया था, तो केतकी ने सब तैयारी कर ली थी। जब रीमा और उसकी सास कोमल के घर पहुंचे तो केतकी ने संदीप की मां का खूब आदर सत्कार किया। दोनों बैठकर बातें करने लगी और रीमा अपनी सास से पूछकर कोमल के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें करने लगी और इधर केतकी और अनुपमा जी से बातें करने लगी। अचानक केतकी की आंखों में आंसू आ गए और वो अनुपमा जी से माफ़ी मांगने लगी कि आपको और आपके घर वालों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। देखिए बहन जी, मैं अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रही थी। अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। वो तो आप इतनी समझदार हैं जो आपने कभी कुछ नहीं कहा, वरना कोई और होता तो अब तक मेरी बेटी को घर से निकाल दिया होता। अनुपमा जी बोली, बहन जी आपको समझ आ गया, यही हमारे लिए बहुत है। हम दोनों ने जिंदगी देखी है, बहुत कुछ सहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं, ना कि गलत रास्ता दिखाएं। तभी रीमा और कोमल आ गई। कोमल बोली, आंटी जी आप संदीप जी और अंकल जी को फ़ोन करके यहीं बुला ले, सब लोग आज एक साथ खाना खाएंगे। तो केतकी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। तब रीमा ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रीमा ने संदीप को फ़ोन करके कहा कि आप और पापा जी यहाँ कोमल भाभी के घर आ जाइए, हम दोनों यही हैं। संदीप बोला, ठीक है। अब रीमा बोली, माँ मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ये सुनकर केतकी हैरान रह गई। बोली, बेटा मैं कर लूँगी, तू रहने दे। तब रीमा की सास बोली, बहन जी आज आप सब रीमा के हाथ का खाना खाकर बताइए कैसा बनाती है। रीमा ने कोमल से पूछा, भाभी आप क्या खाओगी? तो कोमल बोली, जो आप बनाएंगी वो मैं खा लूँगी।
रीमा ने जाकर रात के खाने का इंतजाम किया। उसने मटर पनीर पुलाव, दम आलू, कचौरी, दही बड़े और खीर बनाई और शाम की चाय के लिए उसने फ्रेंच फ्राई बनाए। जब घर के सब लोग आ गए तो रीमा ने चाय नाश्ता लगा दिया और सब चाय पीने लगे। फिर बातें करते हुए 8 बज गए तो रीमा ने कहा कि सब लोग खाना खाने आइए, तो केतकी बोली, चल मैं खाना लगाने में तेरी मदद करती हूँ। और फिर रीमा ने कचौरी बनानी शुरू की और केतकी सबके लिए खाना लगाने लगी। जब सबने खाना खाया तो बोले, भाई वाह, खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, कोमल बहुत अच्छा खाना बनाया है। तब कोमल बोली कि माफ़ कीजिएगा, आज खाना मैंने नहीं, रीमा दीदी ने बनाया है। ये सुनकर रोहन और उसके पापा को बड़ी हैरानी हुई। तो संदीप के पापा बोले, भाई साहब हैरान मत होइए, रीमा बहू वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसी हंसी खुशी के माहौल में सबने खाना खाया और संदीप अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद कोमल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। रीमा का घर टूटा नहीं बल्कि बस गया था और उसने अपनी ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया। ये सब कोमल और अनुपमा जी के कारण संभव हो पाया था। केतकी और रीमा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब दोनों परिवारों में कोई गलतफहमी की दीवार नहीं थी और दोनों घरों में खुशियों ने अपना घर बना लिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।